हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 6 और आज करेंगे 6.5 और देखते हैं 6.5 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और देखते हैं उनके अंदर क्या क्या हम लोग नया सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहां पर। देखिए यहां पर अब हमारा जो हमने अभी तक 6.4, 6.3, 6.2 और 6.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन करे थे, अब ये जो प्रश्नावली है वो सबसे अलग है। मतलब इसके अंदर अब हम कुछ नई चीज सीखेंगे। वो क्या है आइए देखते हैं। देखिए यहां पर हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि इस मतलब ये जो त्रिभुज है इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्यों कहलाता है उसका एक रीजन है, क्योंकि इसका जो एक कोण होता है ना वो समकोण होता है। और वो कहां होता है आप उसको कैसे देख सकते हैं, ये रहा। मतलब एक कोण होता है समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का उसके अंदर एक एंगल होता है, कोण होता है 90 डिग्री का। अब ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, अब उसके अंदर यहां पर इस त्रिभुज के अंदर दो तीन चीजें होती हैं। क्या होती है? सबसे पहली बात, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहां पर जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां पर हम कहेंगे इस त्रिभुज का बी समकोण है। ठीक है, इस त्रिभुज में सी समकोण है, इस त्रिभुज में बी समकोण है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ये दो भुजाओं के वर्गों का योग, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसको ये कहेंगे कि AC स्क्वायर बराबर AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो ये जो है AC जो है ये कहलाता है इस त्रिभुज का कर्ण। क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। ये कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आधार। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है लंब। कर्ण, लंब, आधार। ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, तो वो कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां पर हम इसको लिख भी सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। हम इसको एक परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो त्रिभुज जो पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। और याद रखना ये समकोण त्रिभुज जब भी कहलाएगा कि जब इसमें एक कोण समकोण होगा। आई बात समझ में? अगर एक कोण समकोण होगा तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए हम इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है ना, लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसा लिख लो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं और उसके बाद यहां पर हम लोगों ने पूरा डेफिनेशन के तौर पे इसको समझा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे और वो क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए हम करते हैं। चलिए इसको देख लिया। चलो अब क्या दिया हुआ है, ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हल पे आते हैं। हल पे हमें दिया है AC बराबर कितना है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AB बराबर यहां पर क्या है, AB हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से,
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जहां पे क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो चलिए यहां पे कर्ण क्या है, ए बी, मतलब ए बी का वर्ग, लंब कितना है, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो चलिए ए बी तो हमको निकालना है, तो ए बी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ए सी जो है, ए सी कितना है, ए सी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का वर्ग, और यहां पे जो है बी सी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके ऊपर वर्ग का मतलब ये होता है इसको 2 बार गुणा करना। क्या करना, 2 बार गुणा करना। तो ए बी का वर्ग बराबर 5 को 2 बार गुणा करते हैं, 5 को 2 बार गुणा करते हैं तो 25 आता है। ठीक है, और 12 को 2 बार गुणा करते हैं, 12 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 144 आता है। कितना आता है, 144। ठीक है ना, 12 को 2 बार गुणा करो 144 आएगा। अब आप 144 और 25 को प्लस कर लो, तो 144 और होता है 25, तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया, 169। अब यहां से थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हमारी 7वीं क्लास के अंदर अभी हम लोगों ने पहले से जो चैप्टर चालू करे हैं, तो उसमें अभी पहली बार हमारा वर्ग से, वर्गमूल से सामना करना पड़ रहा है। अब वर्ग और वर्गमूल जो है, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, तो वर्ग वह होता है जिसके ऊपर घात 2 लगी हो। जैसे ये है वर्ग, 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 लगी होना। ये 12 का वर्ग, 12 का मतलब घात 2 लगी होना, है ना। घात 2 का मतलब क्या होता है, उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। जैसे यहां पे 5 का वर्ग लगा था, तो 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणा 5। ठीक है, और यहां पे अगर 12 का वर्ग लगा था, तो इसका मतलब होता है 12 गुणा 12, तो 5 पचम 25, और 12 को 2 बार गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, 144 आएगा। अब बात आती है कि अब यहां वर्ग लगा है और इसको सॉल्व कैसे करें। अब इसको सॉल्व करने की बात ये होती है, एक होता है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं करनी। क्या कहते हैं, करनी। अब ये कैसे निकालते हैं, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए मेरा यहां है 25, क्या है यहां पर 25 है, तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5। अब देखिए यहां पे 5 के जोड़े बन गए, अब जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, जोड़े में से एक बाहर आ गया, तो मैं कहूंगा कि जो 25 का जो वर्ग है ना, वर्गमूल जो है वो क्या हो गया, 5। 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5। क्लियर आया समझ में। अब जैसे आप लोग मुझे बताएंगे कि 144 है, अब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12। बोलो कैसे पहचाना, आ गया ना समझ में। पहचाना कैसे, 144 को 2 बार गुणा कर लो, 144 वो सॉरी 12 को 2 बार गुणा कर लो, जो 2 जोड़े बनते हैं उसमें से एक बाहर निकाल लो, ये होता है वर्गमूल। अब मुझे लगता है कि यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मतलब ऐसी संख्या जो यहां पर 2 के जोड़े में हो, उसमें से एक निकाल लेते हैं तो वो वर्गमूल निकल जाता है। मतलब 2 बार गुणा करने पर ऐसी संख्या जिसका वापस से मैं वर्गमूल निकालूं तो 1 आ जाए। बहुत सारी संख्याएं होती हैं, है ना, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैं अब आपको एक छोटे तौर पे एक उदाहरण देके बताता हूं। क्या, चलिए यहां पर, क्योंकि आपको ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये 4 है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। आ रहा है ना समझ में, जल्दी बताओ, आ रहा है समझ में। तो ये बात ठीक है ना। ऐसे ही 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है।
और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो ये सारा जो है वर्ग और वर्गमूल का खेल होता है। तो यहां पर मैंने आपको एक छोटे तौर पे आपको समझाया है ना, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। अब जैसे यहां पे घात 2 लगी है, यहां पे घात 2 लगी है, जब मैं इसको बराबर के उधर भेज दूंगा, जब मैं इसको बराबर के उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 169 घात 1/2। जब ये 2 है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 का मतलब ये होता है, 1/2 का मतलब होता है कि इसको मैं इसमें लिख दूंगा, क्योंकि ये जो रूट लगा है ना, जिसको हम कहते हैं करनी, इसका मान 1/2 होता है। अब आप पूछोगे कैसे? अब फिर वही बात आती है, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां पर 2 है, ठीक है, चलो यहां पे 4 है और यहां पे करनी लगी हुई है, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 4 और 1/2 लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पे 4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 1/2, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 2। आया समझ में? तो ये जो घात होती है, ये जो है 4 को मैं लिख लिया 2 की घात 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, तो यहां पर ऐसे ही 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 169 को कैसे करें? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर ऐसी संख्या, यहां पे जैसे 169 है, ठीक है, 169 है। अब 169 को मैं, कौन सा पहाड़ा है जिससे ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा? 2 से नहीं जा सकता। जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, ये 2 से बहुत अच्छे से भाग चला जाता है इनका। लेकिन पीछे 9 है, क्या ये 3 से जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? करके देख लो, नहीं जाएगा। 7 से, 5 से नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट कैसे जाएगा? 13 से, 13 से जाएगा। कैसे? देखिए, पूरा कटना चाहिए और एक एक पहाड़ा रख के देखो, 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, 4 से तो नहीं होगा। मतलब आप 2 से, 3 से, 5 से, मतलब काय से करके देखो? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें हम लोग, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसे ही करके आगे। मतलब ये एक तो एक के पहाड़े में भी आते हैं और एक खुद के पहाड़े में आते हैं, बस, इसके अलावा किसी में नहीं आते हैं। जैसे 2 1 है, 2 1 एक के पहाड़े में भी आएगा और 2 खुद के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है। 3 1 एक के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है। 5 भी एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा। इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, याद रखना। तो अभाज्य संख्या से आप इनको अगर आप निकालोगे तो ये सीधा सीधा जाएगा 13 से। कैसे जाएगा? देखिए 169 है, इसको मैं करूंगा 13 से, तो 13 एकम 13 और 13 तिया 39, तो ये गया 13। फिर 13 का ऐसे जाएगा 13 से, तो 2 जोड़े बन गए 169 के। तो क्या हो जाएगा? चलिए यहां लिख लीजिए ए बी, और यहां पे 13 के 2 जोड़े बन गए, 13 गुणा 13, ठीक है। अब उसमें से एक को बाहर निकाल लो, तो ए बी बराबर कितना हो गया? ए बी बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैंने एक छोटे तौर पे आपको बताया है, अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये सब को निकालना आएगा। तो आप लोग अभी के लिए तो ये सब चीजें समझ जाओगे कि भाई वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों को उसको निकालना कैसे आएगा, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आ गया जहां पर हमारा ए बी का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। तो आपने देखा यहां पर 5, 12 और 13, यहां पर जब भी आपको पूछे कि भाई समकोण त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, तो जो 13 होता है ना, कर्ण जो होता है ना,
वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप लोग उसको रख के देखिएगा, तो आप लोगों को जब भी अगर इस तरह से मिले तो आप लोग देखना कि जब मैं इसका वर्ग और इसका वर्ग, देखा आपने, जब मैं इसका वर्ग और इसका वर्ग करता हूं तो उसका वर्ग किसके बराबर होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, ए बी बराबर 13 हो गया। तो हमारे वर्गों का योग जो हो गया वो कितना हो गया, देखिए इनके वर्गों का योग ए बी बराबर 13 आ गया, मतलब इनके वर्गों का योग कितना आ रहा था, 13, जो कि ए बी के बराबर आ गया। मतलब यही हमें अपने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना था। तो चलिए यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें दिया है PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर है तो QR ज्ञात कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, मतलब क्या है, इसका P समकोण है। ये मैंने बनाया त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में P समकोण बना दिया, तो Q इधर बना दिया और R जो है वो यहां ले लिया, ठीक है। बस आपको P बीच में रखना है, P समकोण होना चाहिए, है ना। अब देखिए PQ कितना है, PQ 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो PR है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है QR, मुझे ये निकालना है QR, ये निकालना है मुझे। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूं हल पे। त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा कर्ण जो था वो क्या था, QR, लंब कितना है PQ, आधार कितना है PR, ठीक है भाई। QR तो मुझे निकालना है, QR मुझे नहीं पता। PQ कितना है, PQ भाई 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लगा दो। उसके बाद PR कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर कर दो, है ना। अब जो कि मैंने बताया है कि अगर वर्ग लगा है ऊपर तो उनको दो बार गुणा करना है, मतलब 10 गुणा 10 प्लस 24 गुणा 24, ठीक है भाई। 10 का जब 2 बार गुणा करते हो, 10 का जब 2 बार गुणा करते हो तो कितना आता है 100, ये आ गया 100। और 24 को 2 बार गुणा करता हूं तो कर लीजिए 24 गुणा 24, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, चलिए ये हो गया 6, 9 और 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 की 7 हासिल का 1, 576। कितना हो गया 576। अब 576 और 100 कितना हो जाएगा, 576 और 100 676 हो जाएगा, ठीक है। अब 676 हो गया। अब 676 के बाद अब क्या करेंगे भाई, वही स्टेप जो करते आए हैं भाई। ये जो QR है ना, उसने अपना वर्ग को सामने भेज दिया, तो सामने वाली संख्या काहे में हो गई, वर्गमूल में। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे 676 का, अब आप बोलोगे सर इसका तो आता नहीं है, तो अब हम इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हमारी लघुत्तम समापवर्तक, मतलब हम लोग क्या निकालेंगे इसके अंदर, LCM, क्या निकालेंगे इसके अंदर, LCM लगाएंगे। अब उसके अंदर LCM लगाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अभाज्य गुणनखंड की। किसकी जरूरत पड़ेगी, अभाज्य गुणनखंड की, मतलब वो संख्या जो 2 से 3 से 5 से मतलब जिनमें आते हो अभाज्य। चलिए तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है 676, चलिए 676। अब 676 के जो भी गुणनखंड आएंगे ना वो हम यहां लिखते जाएंगे, ठीक है ना। सबका करने का तरीका यही होगा। चलिए आप 676 को आप लोग भाग दीजिए 2 से, कैसे देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16,
तो जब मैंने करा तो कितना आ गया 3, 3 और 8। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर फिर 2 से कर देंगे, है ना, क्योंकि पीछे 8 दिख रहा है। तो 3, 3, 8, तो 3, 3 और 8, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 नम 18, 169। अब देखिए 169 का तो अभी हमने पहले भी किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 169 आया था। तो 169 कैसे जा रहा था 13 से, तो ये 13, तो ये 13 और ये 13। ठीक है, अब इसके जो गुणनखंड आए ना वो मैं यहां लिख लूंगा, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब जो 2 के जोड़े बन रहे हैं ना, उसको एक को बाहर निकाल लो। 2 में से एक बाहर आ जाएगा, तो मतलब ऊपर वाला जो हमारा घन लगा हुआ, मतलब वो क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, वो हट जाएगा क्योंकि बाहर आ गया। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो क्यूआर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। तो यही मेरा आंसर हो गया और यही मेरे को चाहिए था। तो है ना कितना इजी, कितने अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन के अंदर जो बताया था वो हमने पूरी अच्छे तरीके से हमने किया। भाई बोला था पी समकोण बना दिया। उसके बाद आप क्यू आर कैसे भी ले सकते हो, आर को उधर ले सकते हो, क्यू को भी नीचे ले सकते हो, बस मेन पॉइंट होता है हमारा जो पी होना चाहिए ना, वो समकोण होना चाहिए। तो ये पूरा मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमने यहां पर देखा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहां पर क्या पाया हमने ये पाया कि ये दोनों भुजाओं का जो वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोगों ने यही चीज सीखी और हमने करके भी देखा। तो यहां पर ये हो गया आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है और उसमें हमें क्या करना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, अब उसका सी समकोण है। ठीक है ना, अब देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, तो यहां पर मैंने ले लिया सी, ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। सी समकोण है, बना लिया सी समकोण। अब जो ए बी दिया है, ए बी ये दिया है 25, ये दिया है 25, और एसी जो दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर मुझे बीसी निकालना है, भाई ये निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा त्रिभुज काय पे, हल पे, और मैं लिखूंगा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्ण का वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पे कर्ण जो है वो कितना है ए बी, तो चलिए ए बी हो गया कर्ण। उसके बाद लंब कितना है, लंब हमारा है ए सी, चलिए ये हो गया ए सी। और आधार कितना है, आधार है बी सी। तो कर्ण की मेजर कितनी दी थी, माप कितनी दी थी 25, ये हो गया 25। ए सी कितना दिया है 7, ये हो गया 7। और बीसी, अब मुझे बीसी निकालना है। चलिए सबसे पहला काम, क्या काम पहला, 25 को 2 बार गुणा कर लीजिए। 25 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो 625 आता है, 625। और 7 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो 7 सतैया 49 आता है, और ये हो जाएगा बीसी का वर्ग। ठीक है, अब भाई इसका तो कुछ नहीं कर सकता हूं, इसको इसके पास भेज दूंगा, तो 625 माइनस 49 बराबर बीसी। अब आप ऐसा लिख लीजिए बीसी का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 625 में से 49 को माइनस कर दीजिए। अब 15 में से 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 में से 9 तो जाता नहीं है। तो 15 में से अगर मैं 9 को घटाऊंगा, अगर बहुत से बच्चों को यह करना नहीं आता है, माइनस में दिक्कत होती है, सबसे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सही आंसर चाहिए। पीछे करके देख लो, बहुत से बच्चे उंगली में गलती कर देते हैं। कितने काटना है? 9। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना हो गया? 1। अब 1 में से 4 तो जा नहीं सकता है, तो 11 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 में से 4 जाएंगे तो भाई देखो 11 में से 4 जाएंगे तो कितना होता है? 7। कितना बचेगा? 7। 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 में से 4 गया, 7 बचा। और यहां कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 576। कितना हो गया? 576। अब आप मुझे बताइए कि इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो उसमें 576 का क्या निकला था? बता सकते हैं ना? तो 576 के लिए हम लोगों ने क्या किया था? तो आप लोग बहुत अच्छे से, अगर आप लोगों को बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो हमें बार बार फिर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग आपको बताएंगे कि बार बार सॉल्व करना। ठीक है, तो BC स्क्वायर, BC ने अपना वर्ग इधर भेज दिया तो कितना हो गया? ये 576 इधर हो गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे यहां पर फिर से एलसीएम निकालेंगे। 576। ठीक है ना? 576 कैसे करते हैं? सबसे पहले 576, चलो 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना आ गया? 2, और यहां हो गया 2, 8 और 8। फिर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 144। ठीक है ना? अब 144 आ गया। अब 144 को हम लोग करेंगे कैसे? फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर करो 72 को, फिर आप 2 से करो। तो आप यहां पे जब करते जाओगे तो देखो आप लोग कहां तक पहुंचते हो। एक बार करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये जो 72 है इसको मैं फिर से भाग देता हूं, कैसे? 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12, कितना आ गया? 36। तो अब आप यहां से लिख लो 36, फिर 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, ये हुआ। अब देखिए 576 के कितने सारे गुणनखंड निकल के आए, वो सारे गुणनखंड आप लोग यहां लिख लो। कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, और 3 कितने हैं? 3 कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, अब ये मैंने पूरे गुणनखंड मिटा दिए। अब देखिए आप लोग भी सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करिए। अगर आपकी प्रोसेस बिल्कुल ठीक होगी आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए यहां पर 2 के एक जोड़े में से 1 निकाल लिया, यहां के 2 के जोड़े में से 1 निकाल लिया, यहां के 2 के जोड़े में से 1 निकाल लिया, और यहां पे 3 ये निकाल लिया। ठीक है, अब सीधे क्या करना है? हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहां पर हमारा 24 को 2 बार में गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 576 आएगा। और उसके बाद यहां पर जो 24 का जो हमारे पास मतलब क्या आ गया? BC का मान कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा कि ये आ गया 24 और ये है 7। और आप लोग एक बात ध्यान रखना कि ये वाली जो भुजा है इसका मान हमेशा ज्यादा रहता है इन दोनों, मतलब ये भुजा लंबी होती है, मान ये भुजा लंबी होती है, तो ये दोनों जो भुजा हैं ये इससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहां पर ये 24 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। आप 24 को 2 बार गुणा करके देखो, आपका भी आंसर यही आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 या 3 अट्ठे 24। तो यहां पर ये मान आ गया और हमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। तो यहां पर
आप लोग भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, जैसा मैंने प्रोसेस बताया वैसा प्रोसेस सॉल्व करिए, आप लोगों की गलती नहीं होगी। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना वो आप लोगों के लिए नया है, अभी आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हो उसके बारे में कि वर्ग और वर्गमूल, घर और घरमूल क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। क्योंकि क्लास 8 में जब आप मेरी वीडियोस देखोगे क्लास 8 में, तो वर्गमूल और घनमूल के बारे में पूरा दिया हुआ है, क्योंकि वो चैप्टर उसके अंदर है, इसलिए मैंने वो पूरा बताया। तो आप लोग भी एक बार वो देख लेना, तो आप लोगों का वो पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है अगला वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दीवार के सहारे एक पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सीढ़ी का यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है कि सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, तो भाई क्या करते हैं, सीढ़ी को ऐसे लगाकर उसको दीवार पे टिका देते हैं। तो वो टिकने के बाद जो दीवार कैसी पे सीढ़ी ऐसे दिखाई देती है। भाई खड़ी सीढ़ी पे तो कोई नहीं चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकते ना। हमारे घर की सीढ़ियां भी थोड़ी ऐसी होती हैं ताकि हम लोग उस पर आराम से चढ़ सके। वैसे ही अगर मुझे दीवार के सहारे अगर सीढ़ी रखना है तो मुझे थोड़ा सा उसको ऐसे ही टिका के रखूंगा ना, भाई ऐसे ही टिका के रखेंगे, सीढ़ी तो ऐसे ही टिकती है ना। तो यहां पर दिया है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 15 ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, खिड़की तक पहुंच जाती है दीवार से सीढ़ी के पैर। मतलब मुझे क्या निकालना है, ये सीढ़ी के पैर से ये दीवार की जो मतलब दीवार की जो दूरी है ये मुझे पता करना है कि ये कितनी है। तो चलिए सबसे पहली बात, हमको ये जो आकृति दिख रही है वो आकृति एक समकोण त्रिभुज वाली दिख रही है। यहां पर ये वाला जो कोण हो गया वो समकोण हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हल पे आते हैं। हल पे लिखते हैं सीढ़ी की लंबाई, है ना, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो है AC, AB कितनी दी हुई है, वो दी है 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, तो भाई दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी है AC, जो कितनी है 12 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, पैर की दूरी। तो पैर की दूरी कितनी है BC, जो कि हमें पता करना है। तो चलिए यहां पे हो जाएगा पाइथागोरस पर प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो AB है वो कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो AB कितना है 15, AC कितना है 12 और BC कितना है ये मुझे निकालना है। ठीक है ना, चलिए 15 को 2 बार गुणा करिए, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 225। कितना आ गया 225, और 12 का जब 2 बार गुणा करता हूं तो 144। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब नेक्स्ट पे। अब BC जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, 144 को इसके पास भेज देंगे, तो 225 माइनस 144। ठीक है ना, अब 225 में से 144 को माइनस करेंगे, तो चलिए ये है 225 और ये है 144। ठीक है, तो यहां पर 5 में से 4 गया तो 1 बचा,
है ना। 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, और यहां तो कुछ नहीं बचा। तो BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर हो गया 81। अब तो BC ने अपना वर्ग उधर भेज दिया तो ये हो गया 81। ठीक है, अब 81 किसका होता है, यहां पर जब आप लोग ऐसा पढ़ेंगे कि 2 का जो वर्ग होता है वो 4, 3 का जो वर्ग होता है वो होता है 9, 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16, है ना। 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25, 6 का वर्ग होता है वो होता है 36, ऐसे ही 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 8 अठैया 64, और 9 का जो वर्ग होता है वो नम्मा 81, और 10 का जो वर्ग होता है वो होता है 100। तो यहां पर 9 का जो वर्ग है मतलब वो क्या होता है 81। मतलब BC को मैं क्या लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 9। तो BC का कितना आ गया, BC यह आ गया 9 मीटर, 9 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 9 मीटर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो लिखेंगे कि भाई सीढ़ी के पैर से जो दीवार की जो दूरी है वो कितनी है, 9 मीटर है। हम उसको इस तरह से लिख लेंगे कि भैया सीढ़ी के पैर से हम लिखेंगे अतः सीढ़ी के पैर से दीवार की दूरी 9 मीटर है। यह हमारा उत्तर हो गया। हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर एक नए क्वेश्चन के बारे में पता पड़ा कि हां भाई इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे समकोण त्रिभुज से मिलते जुलते ही हैं। अब आप लोग कभी भी दीवार पे सीढ़ी रखोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप लोग उससे बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हो कि भाई किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करने में बहुत मजा आया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि समकोण त्रिभुज में यहां पर हम लोग समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण भी होना चाहिए। समकोण मतलब क्या होना चाहिए, उसके समकोण भी होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबको देखेंगे निकाल के कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोग देखिए कि आप लोग अपना दिमाग कैसे चलाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग करेंगे जो आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको लेंगे यहां पर पहला लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है तो यह है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और तीसरा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको मान लेंगे कर्ण। मतलब यहां पर हमारा यहां पर ये जो है ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। तो यहां पर ये मान लीजिए आप 2.5 है ना, ये हो जाएगा आपका 6.5, और ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर मुझे यह पता करना है कि अगर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस वाली भुजा के वर्ग के बराबर है तो समझ लीजिए समकोण त्रिभुज है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो चलिए, देरी किस बात की, सबसे पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, अब क्या करेंगे, यहां पर कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या इधर आगे पीछे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कर्ण कितना था, 6.5, आधार कितना था, 6 सेंटीमीटर, और यह है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
6.5 को 2 बार गुणा कर लेते हैं। तो ये है 6.5 गुणा 6.5, आप इसको गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 2 32। चलिए नेक्स्ट, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 छंग 36, 37 38 39। तो ये हो जाएगा 5 2 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4225। कितना आ रहा है, 4225। और उसके बाद यहाँ पे कितने, 1 और 2 के बाद पॉइंट है, तो यहां पर ये पॉइंट आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 प्लस, है ना, अगर ये इसका योग इसके बराबर हो गया तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये 2.5 को मैं 2 बार गुणा करता हूं तो आता है 625। कितना आता है, 625, क्योंकि 2 के बाद लग जाएगा तो ये जाएगा 6.25। कितना हो जाएगा, 6.25। अब हम कर लेते हैं दोनों को प्लस, ठीक है ना, मतलब 36 और ये 6.25 और ये हो जाएगा 0.00। तो यहाँ पे 5 2 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, तो 42.25 आ गया, 42.25 और यहाँ पे भी आ गया 4225। चलिए हम लिखेंगे, क्या पूछा था हमसे पूछा था कि कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यह समूह समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो चलिए पहला हो गया क्लियर, पहला वाला तो बना रहा है, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर इसका वर्गों का योग इन दोनों वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, है ना। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला लेंगे 2 2 और 5। दूसरा वाला है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ना, आप उसको कर्ण ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका है, ये है P, ये है Q, ये है R। तो ये वाली जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर PR जो है वो कितना है, 5, मतलब 5 का स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, है ना। अब उसके बाद ये हो जाएगा 2 और 2 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो रहा है, 4 और 4 8, है ना। तो भाई अब आप क्या कह सकते हो, ये 25 आया, ये 8 आया, तो क्या लिखेंगे, यह युग्म या यह समूह समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता है, समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता। क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि भाई ये 25 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, क्योंकि देखो 5 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 आ गया। तो यहां पर ये 25 जो है वो तो आ गया, पर ये दोनों भुजाओं का योग 8 आ रहा है, वर्गों का योग 8 आ रहा है, तो ये नहीं बना सकता, है ना। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब अगला युग्म क्या है ना। मतलब ये तो बना रहा है, इसको लिखेंगे यह युग्म बना सकता है या यह समूह बना सकता है, यह समूह बना सकता है या यह समूह
समकोण त्रिभुज बना सकता है, ठीक है ना। ये तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, यह समूह नहीं बना सकता, यह समूह समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, चलिए अब आता है 1.5, 2 और 2.5, है ना। 1.5, 2 देन 2.5, 1.5, 2 देन 2.5। चलिए इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए भैया ये समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा ए, बी और ये सी। तो जो ए सी है इसको मैं मान लूंगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ए बी है वो आप ले लीजिए इसको 1.5 सेंटीमीटर और इसको ले लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर सबसे पहले लगाएंगे AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारा कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC कितना हो गया 2.5, जो बड़ी भुजा है उसको ले लेते हैं, और AB कितना है, AB 1.5 है और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। देखिए 2.5 है मतलब अगर मैं 25 मानूं तो इसको 2 बार गुणा करता हूं तो 625 आता है। तो यहां पे 6.25, इसको मैं गुणा करता हूं तो 225 आता है। 225, 15 को 2 बार गुणा करता हूं 225 मतलब 2.25 और ये हो जाएगा 4। चलिए अब इनको प्लस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4 और 2 6, तो 6.25 और ये भी हो जाएगा 6.25। तो हम लिखेंगे हाँ बना सकता है, यह युग्म बना सकता है। तो हम यहां लिख देंगे हाँ यह समूह समकोण त्रिभुज बना सकता है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई अगर मैं तीनों को, अगर भाई पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तब तो वो समकोण त्रिभुज बना रहा है, और अगर वो नहीं बना सकता तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई मतलब फिर समकोण त्रिभुज वो नहीं होगा अगर वो इस शर्त का पालन नहीं करता है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर पर टूट के गिर गया है। एक पेड़ है वो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर जाकर टूट गया है और उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर सिरा भूमि की ओर उसके आधार पर 12 मीटर दूरी पर छूता है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन पहले एक बार आपको समझा देता हूं। मान के चलिए आपका एक पेड़ है, ठीक है। चलिए मैं यहां से समझाता हूं आपको, है ना। जैसे मान के चलिए ये आपका एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, ये आपका एक पेड़ है, ये हमने एक पेड़ लिया, ये एक पेड़ है, ठीक है ना। ये पेड़ है और पेड़ जो है यहां पर ये मान के चलिए आपका एक पेड़ है, ठीक है। अब ये जो पेड़ है उसकी जो ऐसा बता रहे हैं कि जो पेड़ है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया है। मतलब ये कहां टूट गया है, ये भाई ये जो टूट गया है ये यहां तक गया है,
यहां तक 5 मीटर ऊंचाई तक गया है, इतना 5 मीटर ऊंचाई तक, और यहां से ये टूट गया, और टूट के यही पेड़ क्या हो गया, जमीन पे आके पड़ गया, ऐसा जमीन पे आके पड़ गया। और ये जो जमीन पे आके पड़ा है, तो इसकी जो मतलब कितना है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छू रहा है, मतलब आधार से 12 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां से 12 मीटर की दूरी पर छू रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे ये पता पड़ जाए तो इसको और इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, वो पेड़ पूरा हो जाएगा और इसकी ऊंचाई पता पड़ जाएगी। तो चलिए यहां पर हम बताते हैं कि मान के चलिए कि यहां पर ये जो है, ये हमारा पेड़ है पूरा, ये पेड़ है, ठीक है, और यहां पर जमीन से 5 मीटर पे टूट गया है, ठीक है। और उसके बाद जहां ये टूट कर घिरा है, ये पेड़ जहां टूट के घिरा है, तो जमीन से 12 मीटर पे ये उसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का डायग्राम है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हम लोग बात करेंगे यहां पर, ये हो जाएगा, मान के चलिए पेड़ की जो पूरी ऊंचाई है यहां से यहां तक हो जाएगी, जैसे ये एक्स है, पूरी एक्स से लेकर सी तक पूरी जो ऊंचाई है, ठीक है, ये वाली ऊंचाई, ये, ठीक है। तो ये जब पता पड़ जाएगा, मुझे ए भी पता पड़ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। चलिए अब करते हैं, सबसे पहले हम लोग हल पे आते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर पेड़ की जो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है ना। तो यहां पे हमारा जो कर्ण है वो क्या आ रहा है, ए बी, लंब कितना है, लंब हमारा है ए सी, और आधार है वो है हमारा बी सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ए बी कितना है, सबसे पहले ए बी तो मुझे पता करना है, ए बी, ए सी कितना है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, ठीक है ना। 25 प्लस 144, भाई 5 को 2 बार गुणा करेंगे 25, और 12 को 2 बार गुणा करेंगे 144। अब 144 में मैं 25 को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया, मतलब इन दोनों को प्लस करके 169, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ए बी जो है उसने अपने वर्ग को उधर भेज दिया, तो 169, तो ए बी पूरा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 13 गुणा 13, क्योंकि 13 को 2 बार गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा, 169 आएगा। तो ए बी बराबर पूरा कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया यहां पर 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, ए बी बराबर हो गया 13 मीटर। मतलब इसकी जो ऊंचाई, मतलब ये जो पेड़ गिर रहा है वो 13 मीटर पे गिर रहा है, ठीक है। अब अगर इस पेड़ को ऐसे जोड़ दूं तो 5 में 13 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, है ना। अगर मैं इस पेड़ को ऐसा खड़ा कर दूं तो भाई 5 में 13 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, तो भाई पूरा पेड़ जो हो जाएगा वो, देखो पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की जो ऊंचाई है ना वो आप मान के चलो BC है, ठीक है, वो पेड़ की ऊंचाई BC है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, BC बराबर AC प्लस AB, ठीक है।
तो BC बराबर कितना है, AC कितना है 5 और AB कितना है 13, है ना। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 13 और 5 18 मीटर। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई। हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर होगी। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो बस यहां पर हम लोगों ने बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा और क्वेश्चन में जो बोला था हमने उस हिसाब से उसको सॉल्व किया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बहुत 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 आसानी से सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करो और ध्यान रखना, अगर आप लोग यहां पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बस आप लोग फोकस करिए कि आपका कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो अभी और क्वेश्चन रह गए, इसी तरह के बड़े मजेदार क्वेश्चन रह गए। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 है तथा कोण R बराबर 65 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर मुझे 3 कथन दिए हैं, तो 3 कथन में से यहां पर मुझे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। क्या ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है, कि ये कथन सत्य है। तो ये कथन सत्य है वो कैसे पता पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भाई P मेरा समकोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब समकोण त्रिभुज होने के लिए इसको मुझे 90 बताना पड़ेगा कि वो है होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब हम लोग जाएंगे हमारी प्रीवियस प्रश्नावली पे। मतलब हम जाएंगे 6.2 6.3 जब हमने जब की थी तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे और उसके अंदर लिखा था हमने हल में लिखा था हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर अब हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल Q कितना था 25, एंगल R कितना है 65 और 180। अब आप 65 और 25 को प्लस करिए तो 5 और 5 10 की जीरो हासिल का 6 और 2 8 और 1 9, तो 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आप 90 को ले जाइए उधर, तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90। ठीक है, तो एंगल P बराबर कितना हो गया 90। लो भैया, एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। मतलब ये वाला एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। अब बात ये आती है कि अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो इसको मैं कैसे लिखता। ध्यान रखिए कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा, यहां पे लिख लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, ऐसा लिख लो, समकोण के सामने वाली भुजा है ना, कर्ण होती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये कर्ण हो जाए तो QR स्क्वायर बराबर PQ प्लस PR। ये अगर कर्ण हो गया तो ये आपका लंब मान लो और ये आपका आधार मान लो। अब बताइए ये कहां जम रहा है, PQ प्लस PR प्लस QR का स्क्वायर। क्योंकि देखिए कर्ण के सामने वाली भुजा
कोण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो आपका क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस आर पी। तो यहां पर ये हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कथन सेकंड यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो हमारा जो उसी हिसाब से ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर प्लस पी क्यू, हमारा कथन जो दूसरा है हम लिखेंगे अतः कथन दूसरा सत्य है। हम लिखेंगे अतः कथन दो सत्य है। तो यहां पर हमारा जो कथन दो हो गया वो क्या हो गया? सत्य हो गया। और हमने बता दिया कि भाई यहां पर ये बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, क्योंकि हमने काहे से पहचाना? हमने इससे पहचाना, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये तो हो गई कर्ण, तो ये हो गई लंब और ये आधार, दोनों में से आप इसमें से कुछ भी मान सकते हो। तो यहां पर ये कर्ण और ये आधार, लंब आधार हो गई। तो यहां पर हमारे हिसाब से ये जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहां पे क्यू आर जो होगा वो किसका रोल परफॉर्म करेगा? कर्ण का रोल परफॉर्म करेगा। तो यहां पर ये हो जाता है ठीक। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, है ना। इसके सारे रूल्स रेगुलेशन आपको समझ में आए होंगे कि ये क्यों हुआ और इसको ही कर्ण क्यों माना। तो भाई यह मैंने बता दिया कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहां पर कर्ण से यह समझ जाओ, बाकी आपका इसको चाहे आप आधार मान लो, इसको आप लंब मान लो, उससे कोई मतलब नहीं। बस यहां पर कर्ण आपका ठीक होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ठीक आया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा उसके एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बात मैं बताऊं आपको, आयत क्या होता है? यह है आपका आयत है, यह आपका आयत है, ठीक है ना। अब आयत में आयत की लंबाई जो है वो है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण कितना है? 41 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है? उसका परिमाप निकालना है। तो ये है ए, बी और ये सी और ये डी। सबसे पहले मैं उसकी चौड़ाई तो निकाल लूं कि आयत की चौड़ाई है क्या। तो सबसे पहले चौड़ाई निकालने के लिए यहां पर आपको दिख रहा होगा आयत की, देखो आयत जानते हो आयत क्या होता है? आयत ऐसा होता है कि उसकी सामने आमने की जो भुजाएं होती है ना वो बराबर होती हैं, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है। सबसे पहले आयत का क्या लिख रहे हैं हम लिखेंगे कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दूसरा प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आयत की परिभाषा होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? प्रत्येक कोण समकोण होगा। प्रत्येक कोण समकोण का मतलब क्या होता है कि आयत का हर एक कोण समकोण होता है, मतलब हर जगह से 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आयत की क्या हो जाती है? परिभाषा हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल होता है। और चूंकि हमसे आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है परिमाप। अब आप बोलोगे सर परिमाप में 2 क्यों लगा? तो मैं आपको बता दूं, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, 2 लंबाई होती है
और 2 चौड़ाई होती है। तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई में से 2 को बाहर निकाल दो तो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, परिमाप होता है और आयत का क्षेत्रफल ये होता है। तो अभी तो हम उसको बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं, सीधी सी बात, पहले हम निकालते हैं आयत का जो है चौड़ाई, वो निकालते हैं। तो आयत की चौड़ाई निकालने के लिए अब हम जाते हैं त्रिभुज हल में, त्रिभुज ABD में, ABD में त्रिभुज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे AD का स्क्वायर, AD का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, मतलब ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है ना, अब इस समकोण त्रिभुज में इसका B समकोण है, B समकोण है, और आयत के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल B बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल D। ठीक है ना, ये होता है। चलिए अब क्या होगा, AD क्या हो जाएगा, AD कितना दिया हुआ है, AD 41 दिया हुआ है, चलिए 41। BD कितना दिया हुआ है, BD निकालना है, चलिए BD निकालेंगे। और AB कितना दिया है, AB 40 दिया हुआ है। चलिए सबसे पहला काम 40 को इधर लेके आ जाइए, या चलिए 41 माइनस 40 बराबर BD। ठीक है ना, अब 41 को 2 बार गुणा करते हैं, तो 41 गुणा 41, तो ये हो जाएगा 1 और 4, और 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो हो जाएगा 1, 4 और 4 8, 8 6 1, 1681 कितना आ गया, 1681। और इसको करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, तो 1600, और हो जाएगा BD का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास केवल क्या बचेगा, 81 बराबर BD। ठीक है, तो मेरे पास BD बराबर जो है 81। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन समझाया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि BD है जो है यहां पर, तो ये अपना जो 2 है उसको उधर भेज देगा, तो सामने वाली संख्या स्क्वायर रूट में आ जाएगी 81। मतलब ऐसी कौन सी संख्या इसको 2 बार गुणा करता हूं तो 81 आता है, तो वो है मेरा 9। तो 9 गुणा 9, तो ये 9 आ गया BD। BD कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, चौड़ाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। चलिए अब मेरे को क्या निकालना है, आयत का परिमाप। चलिए निकालेंगे आयत का परिमाप। एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आप लोग यहां पर प्लस माइनस करने में गलती करेंगे तो ध्यान रखना, कभी भी वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। वर्गमूल तभी निकलेगा ठीक जब आप यहां पे माइनस ठीक करेंगे, गुणा ठीक करेंगे, और उसके बाद गुणा ठीक करने के बाद जब 2 बार गुणा ठीक करोगे, 2 बार गुणा करने के बाद माइनस ठीक करोगे, तो ही आपका वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी, आपका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो आयत का परिमाप होता है, अभी बताया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो चलिए यहां पे हो जाएगा 2, लंबाई कितनी है भैया, लंबाई है 40 और चौड़ाई है 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 9 49। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको देखो, मैं आपको एक बात और बताता हूं, परिमाप और कैसे भी निकाल सकते हैं। परिमाप निकालने के लिए देखो, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 9 है तो ये भी 9 है। आप अगर यहां पर कर सकते हो तो ये हो जाएगा 40 40 9 और 9, आप सबको प्लस कर दो तो 9 9 18, 18 की 8 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, 98। ये वैसे भी आ रहा है, तो परिमाप चारों भुजाओं को प्लस कर दो तो भी परिमाप निकाला जा सकता है, या फिर उसका शॉर्ट ट्रिक आप क्या करो, 2 को बाहर निकाल दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यहां पे 2 40 थे और 2 9 थे, तो 2 को बाहर निकाल दिया तो 40 प्लस 9
ऐसे कर दिया तो 98 सेंटीमीटर इसका कितना आ गया, परिमाप आ गया, जो कि हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि भाई आयात क्या होता है, आयात के बारे में हमने पढ़ा। और आप मुझे कमेंट में बताना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में बताना कि अपने दैनिक जीवन में आयात से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना। अपने दैनिक जीवन में आयात से जुड़ी हुई कितनी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे हमारा बोर्ड, ये एक आयत है ना, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा और ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा एक है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक है, और प्रत्येक कोण समकोण बना रहा है। अब एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अपने दैनिक जीवन में आयात से जुड़ी कितनी सारी चीजें, वस्तुएं होती है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा समचतुर्भुज बन रहा है, बड़ा बनाया मैंने, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा बड़ा, वो इसलिए ताकि मैं आपको उसको तो अच्छे से समझा सकूं। ये समचतुर्भुज है, तो ये है ए, बी, सी और डी। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब ये होता है, मतलब इसकी सारी बातें वर्ग से जुड़ी हुई रहेंगी, सारी भुजाएं समान होती हैं इसके अंदर, है ना। ये हमारा समचतुर्भुज होता है, जिसको हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। और ये इसका विकर्ण है, एक ये विकर्ण है इसका, और ये विकर्ण है इसका। इसके अंदर एक खूबी और होती है, समचतुर्भुज की परिभाषा देखो। समचतुर्भुज, पहला, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, है ना। दूसरा, है ना, विकर्ण जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, विकर्ण आपस में एक दूसरे को, विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को, है ना, प्रतिच्छेद करते और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तथा समकोण बनाते हैं। कैसे समकोण बनेगा, जैसे ये और ये समकोण बनाते हैं। आई बात समझ में, है ना। ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब ये इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये समचतुर्भुज की खासियत होती है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात ये है कि हमको एक विकर्ण दिया हुआ है। कौन सा विकर्ण, ये पूरा विकर्ण दिया हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये यहां से लेके यहां तक मुझे दिया हुआ है कितना, यहां से लेके यहां तक दिया है पूरा 16, ये पूरा मुझे 16 दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा दिया हुआ है 30, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं केवल एक, मुझे क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मेरी ये वाली भुजा निकल गई, ये वाली भुजा निकल गई, तो सारी भुजा एक ही होती है। 4 इंटू भुजा, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 4 इंटू भुजा, मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है ना। ये इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक भुजा तो पता पड़ जाए। अगर मैं इसका सेंटर बिंदु O ले लेता हूं, इसका अगर सेंटर बिंदु O ले लेता हूं, अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज हल पे जाता हूं, मैं बात करता हूं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, मतलब कौन से वाला त्रिभुज, AOB में, इसकी वाली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अब भुजा की बात करो तो इतना तो 16 है, तो 16 को मैं आधा कर देता हूं, तो ये इतने कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, और ये भी 8 हो जाएगी, है ना। और ये 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी, तो पूरी मिला के 30 हो जाएगी ना। चलिए
अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो मेरा ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहां पर ए बी क्या हो गया, ए बी मेरा कर्ण हो गया। आया समझ में। उसके बाद ओ ए जो है वो एक भुजा है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि ए से लेकर सी तक जो है, ए से लेकर सी तक कितना है, 16 है। तो इसको मैं बांट दूं तो ओ ए प्लस ओ सी, इसको मैं बांट दूं तो 8 प्लस 8 हो जाएगा। तो ओ ए कितना हो गया, ओ ए 8। और ऐसे अगर मैं इसको बांटूं, किसको, पूरा बीडी को, तो बीडी पूरा कितना था, तो बीडी को मैं बांटूं तो ओबी प्लस ओडी, ओबी प्लस ओडी। तो ये बीडी कितना था, 15, 30 था। तो ये 15 15 में बढ़ गया, 15 15 में बढ़ गया, ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब देखिए यहां पर ए बी जो है, ए बी मुझे पता करना है, ए बी मुझे पता करना है। ओ ए कितना है, ओ ए यहां पर 8 सेंटीमीटर है, और ओ बी कितना है, ओ बी 15 सेंटीमीटर है। आया समझ में आप कॉन्सेप्ट। बस अब क्या करना है, ये हो जाएगा 8 8 64, और ये हो जाएगा 15 225। 15 को 2 बार गुणा करता हूं तो 225 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये है ए बी। तो ए बी बराबर, चलिए 225 को 64 से प्लस करेंगे, तो 225 और 64, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 कितना आ गया, 289। अब ये हमारे सामने नया आया है, अब 289 है। अब क्या करेंगे भैया, इसको कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले ए बी है। अगर आप लोग बिल्कुल ठीक करेंगे, अगर आप लोग बिल्कुल ठीक करेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर हमेशा वही संख्या आएगी जिसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है। क्योंकि फिर वो संख्या नहीं आएगी तो आप लोग उलझ जाओगे और आप लोग फिर कभी वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पे 289 है, 289। अब देखो पीछे क्या है, 9 है ना। अब कैसे पता करें कि इसको 3 से करें कि इसको काय से करें। देखो सबसे पहली बात, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, 11 13, 13 के बाद 17, क्योंकि 15 भी आता है 16 भी आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद 17 17, और उसके बाद फिर क्या है, अभाज्य संख्या मैंने बताई जो 1 के पहाड़े में आती है और 2 के पहाड़े में भी आती है, लेकिन जो 15 है वो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के पहाड़े में भी आएगा। तो यहां पर जो 3 बार आ गया 15। अब देखो सबसे पहली बात जो है, 13 से 2 से तो जा नहीं सकता, हटा दो। 3 से करना है तो 3 से करके देख लो, तो 289, तो 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे, 3 एकम 3 6 3 3 को बाद 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। चलो कितना आ गया, 49 है ना। आता ही नहीं है पहाड़े में तो 3 से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता 3 से। 5 के पहाड़े से इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि 5 के पहाड़े से वही संख्या जाती है जो जिसके पीछे 0 और 5 आता है, ठीक है। अब आती है 7 की बारी, तो कोशिश कर लो 289 को 7 के पहाड़े से कैंसिल करने से। तो 7 एकम 7 14 7 21 7 चौको 28। अब 7 चौको 28 तो हो गया, पीछे 9 बज रहा है तो इसका भी नहीं हो सकता। 11 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 के पहाड़े में नीचे 7 आ जाएगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। 13 से करके देख लो, तो 289 और 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। चलो अब कितना आया, 29। 13 के पहाड़े में 29 नहीं आता, 39 आता है, तो 13 से भी नहीं हुआ। अब करते हैं 17 से, तो चलिए 17 से करके देखते हैं। 289, चलिए तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, तो यहां पे भी एक बचेगा, यहां पे भी एक बचेगा, और यहां से 9 उतार लेंगे, और 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, अगर मैथ्स में आपको बहुत अच्छा बनना है तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं पहाड़े। पहाड़े आपको अच्छे से याद करना पड़ेंगे, तब जाके आपका काम बन पाएगा। तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17, फिर 17 गाय से जाएगा 17 से ही, ठीक है। मतलब 17 को 2 बार गुणा करूंगा तो 289 आएगा, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां पे कर लूंगा मैं
ए बी बराबर 17 इंटू 17, तो ए बी बराबर बाहर निकल के आ गया 17 क्या सेंटीमीटर। तो चलिए ये तो आ गया, हमारी ये लाइन कितनी आ गई, ये 17। अब ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा और ये भी 17 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज है, जाहिर सी बात है सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, अब समचतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे तो इसके अंदर भुजा कितनी होती है, 4 भुजा होती है, तो 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 भुजा कितनी थी 17, तो 17 चौको 68 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का परिमाप, हम लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोगों को अगर देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर मतलब क्या दिया हुआ है कि हमको जो दिया था उसमें कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहां पर हम लोगों को कैसे हर चीज के बारे में हमने कैसे जानकारी निकाली, और जानकारी निकालने के बाद हम लोगों को जैसे अगर इसके बारे में डिटेल से पता है तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर हमको जो जो दिया था हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो विकर्ण दिए थे वो विकर्ण को हमने निकाला, और विकर्ण से फिर हम लोगों ने भुजा निकाली। भुजा से जब पता है कि चारों भुजाएं समान होती हैं तो बस हमने किया क्या, उसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें सारे रूल्स रेगुलेशन पता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म, और इसी के साथ हमारा जो अध्याय 6 है वो भी हो जाता है खत्म, और ये उसका लास्ट प्रश्न था और हमने उसको भी सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपको हमारे वीडियोस देखते रहना है, क्योंकि वीडियो के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा, सारे वीडियो आपके फ्री में है। बट बात यह कि आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, हमारे चैनल को वॉच कैसे कर सकते हैं, बस कुछ छोटी सी स्टेप्स हैं और आप हमारे चैनल को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए, और जब आप टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज, कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी पढ़ाई करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करना है और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेकर आना है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको देखेगा कि हमारे सारे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप लोग क्लास 7 पे जाएंगे, तो अभी मैथ्स के बारे में बात चल रही है, जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे मैथ्स की एक पर्टिकुलरली विंडो पर। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए सारे आप लोगों को एक सीक्वेंस वाइज आपको दिखाई देंगे। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस क्लिक करिए और वो आपके सामने एक बहुत क्वालिटी वीडियो के साथ और एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। तो बस सारी चीजें आपके पास हैं, कुछ चार्ज देना नहीं है, तो बस पढ़ाई करना है। बट बने कहां रहना है आप लोगों को, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।